हेलो बच्चों, चलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 6 के यानी क्लास 6 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए है ये मंथली असेसमेंट। चलिए तो मंथली असेसमेंट को हम लोग आज बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है माह कौन सा है, सितंबर माह का है। सत्र 2021-22 के लिए ये झारखंड बोर्ड के वाले बच्चों के लिए केवल है, कक्षा 6 के लिए, क्लास 6 वाले बच्चे के लिए है। हम लोग आज जितने भी सब्जेक्ट है सबके असेसमेंट को बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हिंदी सब्जेक्ट से। ठीक है, आप अच्छा से इसको सुनिएगा, लिखिएगा और जमा कर दीजिएगा स्कूल में। ठीक है, देखिए तो पहला हम लोग शुरू करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के साथ। तो जैसा कि पहला आता है कविता, लिखा है कविता के इस अंश को पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ कविता का अंश को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। ये एक कविता का अंश है। इससे संबंधित यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 1, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक कैसे पहुँचेगी, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का 4 यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। आपको इन्हीं चारों में से किसी एक ऑप्शन पे टिक लगाना है। पहला ऑप्शन है जब केवल लड़कियाँ पढ़ेंगी। ऑप्शन बी है जब केवल लड़के ही पढ़ेंगे। ऑप्शन सी है जब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। और ऑप्शन डी है जब लोग साक्षर नहीं रहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको ऑप्शन सी लिख देना है, ऑप्शन सी पर टिक लगा देना है। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है पद्यांश में निरक्षर शब्द के लिए कौन सा समानार्थ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द आया है। तो यहाँ पर जैसे कि जो हम लोग ऊपर का पद्यांश इसको पढ़े थे उसमें एक शब्द है जो निरक्षर के समान है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पहला ऑप्शन दिया पुस्तक, दूसरा पावन, तीसरा ऑप्शन आंगन, चौथा क्या है अनपढ़। यानी ए नंबर में पुस्तक है, बी नंबर में पावन, सी में आंगन और डी में दिया हुआ है अनपढ़। तो निरक्षर शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अनपढ़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनपढ़। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करेंगे। तो देखिए 3 में लिखा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ कुछ वाक्यांश दिया हुआ है, इसके बदले में क्या शब्द आएगा वो भरना है। ए नंबर में लिखा है परीक्षा देने वाला। तो परीक्षा देने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? परीक्षार्थी बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर आंसर में लिख देना है परीक्षार्थी। ठीक है, क्या लिख देना है? परीक्षार्थी। आपको भी परीक्षार्थी ही लिख के जमा करना होगा स्कूल में। ठीक, तो इसका आंसर हो गया परीक्षार्थी। अब हम लोग बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में लिखा है क्षमा कर देने वाला। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्षमा कर देने वाला को बोलते हैं क्षम्य। तो यहाँ पर ही भर देना है आपको क्या? क्षम्य, छ अदम और यो, क्षम्य। ठीक है, क्षम्य भरना है। ऑप्शन सी में आपको भरना है। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या करने वाला को क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु। तो यहाँ पर ही भरा जाएगा ईर्ष्यालु। तो आपको भर देना है ईर्ष्यालु। ठीक है, चलिए तो ईर्ष्यालु यहाँ पर ही भरना है ना? हाँ, ईर्ष्यालु। अब आ जाता है ऑप्शन डी वाला। तो देखिए जैसा कि ऑप्शन डी में लिखा है काम से जी चुराने वाला। जो काम से जी चुराता है मतलब काम करने से बचता है उसे कहा जाता है कामचोर। तो यहाँ भरना क्या है? कामचोर। ठीक है, यहाँ क्या भरना है? कामचोर भरना है, कामचोर। ठीक है, कामचोर भरना है। चलिए समझ में आ गया। तो हम लोग का 3 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर देखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर में क्वेश्चन में लिखा है बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा। तो ये जो लिखा है ना कि बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा, इसका एक हम लोग को क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर आपके सामने यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए। हाँ, तो 4 नंबर का आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन 4 जो था, क्वेश्चन 4 क्या था? बैलों ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त क्यों समझा। तो आंसर हो जाएगा बैलों ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा क्योंकि गुफा के पास ही एक तालाब था। अच्छा, तालाब रहता है तो उससे क्या होगा? पानी मिलेगा, है ना? और देखिए वहाँ ढेर सारी घास तथा
ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे। ठीक है, तो ये कारण था कि तालाब भी एक सामने था गुफा के, और ढेर सारी उसको खाने के लिए घास और जंगली पौधे थे, इसीलिए बैल ने गुफा को अपने लिए उपयुक्त समझा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो आपके पास ये 4 था उसका ये आंसर हम लिखे हैं। आप आंसर को अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, आंसर को देख के आप नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक, चलिए तो अब हम लोग के पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है नीचे दिए गए पद का अर्थ लिखिए। देखिए पद क्या है, लिखा है नितंक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक है, तो इसका देखिए पूछा है कि अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ क्या होगा। चलिए तो इसका अर्थ हम यहाँ लिखे हैं, आपको देखिए इसको उतारना है अर्थ को, तो हम इसको पढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का आंसर है, अपने दूसरे दोहे में कबीर दास ने आलोचक को अपने निकट रखने के लिए कहा है, क्योंकि आलोचना करने वाला हमारी गलतियों को बताकर हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के ही निर्मल और स्वच्छ बना देता है। ठीक है, ये कारण था। तो आपको 5 नंबर का ये आंसर लिखना है। चलिए इसको आप पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 5 था कंप्लीट हो गया। अच्छा, हिंदी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हिंदी कंप्लीट हो गया। अब हिंदी के बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज़, दूसरा कुछ। ठीक है, चलिए तो हिंदी के बाद हम लोग देखते हैं किसको, इंग्लिश को। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम लोग इंग्लिश वाला को करते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश में पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द पीपल लिविंग इन द गिवन कंट्रीज कॉल्ड। मतलब इसका होता है कि जो व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो व्यक्ति नेपाल में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि अमेरिका है पहले, तो अमेरिका वाले लोगों को जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें अमेरिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमेरिकन। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अमेरिकन लिखना है। तो लिखिए अमेरिकन, AMERICAN, अमेरिकन, ये आपको लिखना है। ठीक है, नेपाल में जो लोग रहते हैं उन लोगों को नेपाली कहा जाता है। तो आपको यहाँ लिखना है NEPALI, नेपाली। ठीक है, चलिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में बोला है कि यहाँ जो भी दिया हुआ है इसको ठीक करके लिखना है। इसमें से कौन कौन सा आपको लिखे सजा के कि वो सही एक सेंटेंस बन जाए। देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन लिखा है रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। ठीक है, जैसा कि ये एक सेंटेंस है जिसको लिखा गया है गुड चिल्ड्रन ऑलवेज, फिर ये स्लेश दिया हुआ है, और लिखा है नेवर, फिर जाके यहाँ दाग देकर लिखा है ट्वाइस, इसके बाद लिखा है टेल लाइज। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो लिखा है गुड मतलब अच्छा होता है, चिल्ड्रन माने बच्चे होते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। ठीक है, 2, और टेल लाइज का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक, तो इसको आपको सजा के लिखना है। तो चलिए इसका क्या बनेगा, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा गुड। तो चलिए हम यहाँ लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ लिखिए GOOD, गुड। उसके बाद गुड के बाद आपको लिखना है चिल्ड्रेन, तो लिखिए CHILDREN, चिल्ड्रेन। गुड चिल्ड्रेन के बाद आपको लिखना है नेवर, तो यहाँ सेंटेंस में लिखना है NEVER, नेवर। और नेवर के बाद आपको क्या लिखना है, नेवर के बाद आपको लिखना है टेल लाई। ठीक है, TELL, टेल हो गया, LIES, लाइस। ठीक है, तो आपका ये पूरा एक साथ लिखना है, यही आपका आंसर है। तो यहाँ लिख देते हैं ये आपका क्या है आंसर, आपको 2 नंबर का आंसर इसी को लिखना है। चलिए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद चलिए, तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 3 नंबर का चलिए हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 नंबर में लिखा है व्हाट डज द लाइन
ठीक है, रिचेंटनेस विल हैंग्स इट्स हेड्स, ठीक है, इट्स हेड्स मीन इन द पोएम आई ड्रीम अ वर्ल्ड, ये एक पोएम का नाम है आई ड्रीम अ वर्ल्ड, इससे लिया गया है इस प्रश्न को। इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए यहाँ पर आंसर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 था इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 3 और इंग्लिश का ये जो प्रश्न था उसका ये आंसर हम लिखे हैं। आपको इसी को देख के उतार लेना है। एक बार पढ़ देते हैं। द मिसिंग एंड अनहैप्पीनेस, ठीक है, would be destroyed and gone for ever and would be removed, removed के बाद लिखा है from the earth। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आपको इसको देख के उतार लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है What did, ठीक है, सिंदबाद डिसाइडेड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम हिज फर्स्ट वॉयज, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर लिखा हुआ है, आपको इसको देख के छाप लेना है। देखिए ये आंसर है, ठीक है, आपको इस आंसर को उतार लेना है। इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देख के उतार लीजिए, ठीक है। सिंदबाद डिसाइडेड टू स्पेंड टू रेस्ट ऑफ हिज लाइफ क्वाइटली इन बगदाद, ठीक है। तो ये 4 नंबर का आंसर है, आपको देख के उतार लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। इस पूरा पैसेज को आपको पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ही दिया हुआ है क्वेश्चन है। तो कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए है, बी है, सी है, इस तीनों का आंसर लिखना है। तो हम पैसेज को देख के आपको उतार लेना है। हम पैसेज में टिक लगा देते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है वेयर डिड ए सर्वेंट लीव, मतलब उसका जो नौकर था वो कहाँ रहता था, ठीक है। तो एक नंबर का आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। एक नंबर का आंसर है ये, ए नंबर का आंसर है। क्या लिखा है, ए नंबर क्वेश्चन है वेयर डिड द सर्वेंट्स लिव्स, आंसर हो जाएगा द सर्वेंट्स लिव्स इन ए सीरियस, ठीक है, ऑफ लो वाइट वाश्ड आउट बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द हाउस। ये आंसर हो गया किसका, ए नंबर का। बी नंबर व्हाट वेयर द सर्वेंट्स वेयरिंग, मतलब जो सर्वेंट था वो क्या पहनता था। तो सर्वेंट कौन था, एक लड़का था। तो इसलिए बी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ से द बॉयज वेयर ऑल क्लोथ्स इन स्पॉटलेस वाइट कॉटन रोप्स दैट लुक्ड लाइक लॉन्ग नाइट शर्ट्स। यहाँ तक ये हो गया बी नंबर का। इस बी नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब बचा सी नंबर व्हाट इज़ द तरबूज। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से द तरबूज इज़ ए सॉर्ट ऑफ टॉप्ड हैट विदाउट ए ब्रिम एंड देयर इज़ ऑफन ए ब्लैक टेसल ऑन इट। यहाँ तक ये सी नंबर का, ठीक है। तो ए नंबर का आंसर यहाँ से यहाँ तक, ये ए नंबर का हो गया। बी नंबर का हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक बी नंबर, और सी नंबर का हो गया यहाँ से यहाँ तक। आपको देख के उतार लेना है, सबका हो गया। तो हम लोग का इंग्लिश वाला पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, गणित बनाएंगे, ठीक है। तो चलो देखिए गणित वाला। तो गणित जैसा कि है यहाँ पर लिखा हुआ, गणित का पहला क्वेश्चन है इनमें कौन पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको चुनना है इनमें से पूर्णांक क्या है। तो ये जितना भी लिखा हुआ है ना, ये सभी पूर्णांक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर दिए गए संख्या रेखा के आधार पर कौन कथन सत्य है। ये एक संख्या रेखा है, आपको बताना है कि ये संख्या रेखा जो है इसमें 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है। पहला दिया है एन से सी बड़ा है, ये जो सी है एन से बड़ा है, तो जितना इधर जाएगा वो छोटा होता है। तो सी एन से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा। सी से एन बड़ा है, सी से एन बड़ा है, हाँ सी से एन जरूर बड़ा है। बाकी 3 भी देख लेते हैं। सी में दिया है 0 से, ठीक है, सी बड़ा है, तो सी कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता। ओ से एन बड़ा है, ओ से एन बड़ा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी से एन बड़ा है। ऑप्शन बी में आपको टिक लगाना है, ठीक है। चलिए तो ये अब क्वेश्चन आ गया 3 नंबर। 45 में से 56 को घटाना है। तो 45 में से आपको 56 को घटाना है। तो 45 में से 56 को हम लोग घटाते हैं। चलिए इसको बना के आपको दिखा देते हैं कि 45 में से 56 को हम लोग किस टाइप से घटाएंगे, ठीक है। देखिए
कितना में से घटाना है? 45 में से। किसको घटाना है 45 में से? 56 को। तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको 45 में से 56 घटाने के लिए 45 में से 56 घटाना है, तो ये हो गया 45 घटाओ 56, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब 45 में से आपको 56 घटाने नहीं आता है तो आपको यहाँ लिख देना है इस तरह, आपको बड़ा से छोटा को घटाना है, यानी ऊपर लिखना है 56 और नीचे लिखना है 45। अब घटाव करना है, तो 6 से 5 जाएगा तो 1 और 5 से 4 गया तो 1, ये आया 11। लेकिन इन दोनों में से 45 और 56 में बड़ा 56 है, 56 के पहले अगर माइनस है तो आंसर में आपको यहाँ माइनस देना है, ये उत्तर हो जाएगा। आपको इसी तरह बना के दिखाना है, ठीक है। ये कितना नंबर क्वेश्चन था हम लोग का? तो ये क्वेश्चन नंबर था 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था? 3 था। तो ये क्वेश्चन 3 का आंसर है, क्वेश्चन 3 का ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है -14 जोड़ 32 और फिर लिखा हुआ है माइनस, क्या लिखा है? -8, उसका लिखा है -1 का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? बराबर देना है -14 और ये कितना आ गया 32, उसके बाद है -8 -1। तो करना क्या है? 14 का आगे माइनस है, 32 का आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 32 से 14 को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 32 और 14, घटाव करना है। तो इससे एक उधार लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 से गया 4 तो होगा 8, यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया तो 1, यानी आया कितना? 18। और यहाँ पर क्या है? -8 और -1, ठीक है। 18 -8, 18 से 8 को घटाएंगे कितना आएगा? 10 और बचा कौन? -1। अब इसको बनाना है, 10 से 1 गया तो 9, ये आपका उत्तर है। आंसर कितना है? 9, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना बन गया? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि एक कर नहीं होगा, वो मिस प्रिंट है, यहाँ कार होगा, ठीक है। एक कर नहीं होगा, एक कार उत्तर दिशा की ओर 17 किलोमीटर चलती है, फिर उसी रास्ते वापस 21 किलोमीटर आती है। बताइए कार प्रारंभ स्थान से अब कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो ये कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो आपको करना क्या है? ये दोनों को घटा देना है। तो आपको यहाँ लिखना है 21 और घटाओ 17। तो 21 से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब आंसर 4 आएगा। अच्छा, कार गया किधर था? उत्तर दिशा की ओर। अब फिर वापस उसी रास्ता से आएगा तो उत्तर के उल्टा क्या होता है? दक्षिण। तो आपको लिख देना है अतः कार 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। ये आंसर हो गया 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा, ठीक है। तो हम लोग का मैथ भी कंप्लीट हो गया। अब मैथ के बाद हम लोग क्या बनाएंगे? साइंस, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब साइंस वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो बच्चों अब विज्ञान का हम लोग बनाते हैं ना। देखिए जैसा कि ये विज्ञान वाला का है, तो विज्ञान वाला में जो पहला क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है कौन सा अघुलनशील मिश्रण है। अघुलनशील मिश्रण क्या होता है? जब दो पदार्थों को जब मिलाया जाए तो वो ना घुले, उसे बोलते हैं अघुलनशील मिश्रण। तो पहला ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? नींबू का रस और पानी। ऑप्शन बी है चौक का चूर्ण और पानी। ऑप्शन सी है नमक का घोल। ऑप्शन डी है चीनी का घोल। तो इसमें से चौक का घूर्णन और पानी अघुलनशील मिश्रण का उदाहरण है। ये दोनों आपस में नहीं घुलता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन डी में टिक लगाना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो प्रश्न 2 है इनमें से सजीवों की तरह निर्जीव में क्या पाया जाता है ना। बोला है इनमें से सजीवों की तरह निर्जीवों में क्या पाया जाता है। आपको ऐसा बताना है जो कि सजीवों की तरह निर्जीवों में क्या पाया जाता है। वो होता है सजीवों की तरह जो
निर्जीव में भी पाया जाता है, तो वो हो जाएगा अनुकूलन। तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा अनुकूलन, ये आंसर है 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न 3 लिखा है कारण बताइए खाना पकाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते। आपसे पूछा गया है कि जो खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है वो कागज का नहीं होता और प्लास्टिक का नहीं होता, बर्तन कागज और प्लास्टिक का नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, तो उसका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए, तो आंसर आपके सामने ये रहा, देखिए। तो यहाँ की जैसा कि आपको आंसर, ये 3 नंबर का आंसर है, प्रश्न जो 3 है उसी का आंसर है ना। तो यहाँ लिखा हुआ आप इसे पढ़िए, देखिए लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो आंसर होगा खाना बनाने वाले बर्तन कागज अथवा प्लास्टिक के नहीं बनाए जाते। नहीं बनाए जाते, ठीक है, तो क्यों नहीं बनाए जाते, तो बोलना है क्योंकि कागज अथवा प्लास्टिक दहनशील पदार्थ होते हैं। दहनशील का मतलब जो तुरंत जल जाता है, इसीलिए बर्तन नहीं हो सकते किसके, कागज और प्लास्टिक। तो ये उत्तर है, आप इसे लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रीना अन्न के दानों को डंडियों से अलग करना चाहती है। अन्न का मतलब अनाज के जो डंटी लगे होते हैं वो, उसे पृथक्करण की किस विधि का चयन करना चाहिए और क्यों। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखिए। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आंसर में लिखा है थ्रेसिंग विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक, तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि थ्रेशिंग जो मशीन होता है वो बहुत ही तेज़ी से डंडियों को और अन्न के दानों को अलग करती है। तो ये आंसर है, 4 नंबर आपको ये पूरा उतार लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है रेगिस्तान में निवास करने वाले जंतुओं में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ लिखा हुआ, आपको ये उतार लेना है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पहला हो जाएगा मरुस्थलीय अनुकूलन, 2 नंबर होगा पर्वतीय अनुकूलन, 3 नंबर जलीय अनुकूलन, 4 नंबर पौधों में अनुकूलन और 5 नंबर में वाह्य अनुकूलन। आपको ये सब 5 को पॉइंट 5 नंबर का उतार लेना है, ये आंसर है। इसी को उतार के आपको लिखना है, कॉपी में जमा कर देना है। ठीक है, तो हम लोग का विज्ञान वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए, विज्ञान वाला हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट, विज्ञान पूरा कंप्लीट है। अब इसके बाद वाला हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग का अब आता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 नंबर में आपको ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न के अनुसार आपको चुनना है इनमें से कौन सा गलत है। क्या चुनना है, निम्नलिखित दिए गए कॉलम देखकर गलत जोड़े पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में लोथल। लोथल गुजरात में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, अब 2 नंबर है, तो 2 नंबर में आपको लिखा हुआ है, इसमें भी चुनना है दिए गए भारत के मानचित्र को देखकर बताइए कि भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। देखिए 4 ऑप्शन, ये भारत का यहाँ मानचित्र जो क्लियर नहीं दिख रहा है ना, यहाँ देखिए ये जो रेखा है ना, इसे बता रहा है कहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये बीचों बीच जो जाता है वो कर्क रेखा गुजरता है। तो इसका आंसर आपको टिक लगा लेना है, कर्क रेखा। ठीक है, ऑप्शन बी पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए वस्तुनिष्ठ ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का चुनना है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं। इस कथन पर गौर कीजिए और यह बताइए कि इस प्रकार के वाक्यों का इस्तेमाल किस प्रकार के भेद भाव को दर्शाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति भेद भाव को। तो इस पे ए पे टिक लगा देना है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है भारत से संबंधित किन्हीं 2 प्रकार की विविधता को उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, 2 प्रकार की विविधता को आपको उदाहरण सहित बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है आपके सामने, आप इसे देख के उतार लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो क्या है आंसर, लिखा हुआ भारत के सांस्कृतिक विविधता। आंसर है भारत, ये भारत है। भारत एक बहुरंगीय देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ, भांति भांति की भाषा, कई प्रकार के खान पान, विभिन्न प्रकार की जातीय समुदाय और नाना प्रकार के रहन सहन है। ये क्वेश्चन 4 का आंसर है पूरा, आप उतार लीजिए इस पूरा को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो आपको अभी हम एक चित्र देते हैं, वो चित्र को आपको बनाना है, ठीक है। चलिए देखिए चित्र। हाँ तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसका ये चित्र आपको बनाना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है ना, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये आपके भूगोल वाले किताब में मिल जाएगा ये चित्र। आपको ये चित्र देखकर बना लेना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 5 का चित्र हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है सामाजिक विज्ञान का, उसका ये चित्र उतारना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को करेंगे, जो सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर ये रहा। चलिए आपको ये उतार लेना है, ठीक है। ये आपको पूरा नोट कर लेना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषता है। पहला, हड़प्पा नगर 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है। ये इसकी विशेषता हो गया 1 नंबर। 2 नंबर, हड़प्पा नगरों के दुर्ग पक्की ईंटों के बनाए गए थे। इसके बाद आपको 3 नंबर लिखना है पॉइंट, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। सरोवर में उतरने के लिए 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये क्या है, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन देख के आप उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पोस्ट करके। ये हो गया 2 और यहाँ एक क्वेश्चन ये रहा 3, ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है सामाजिक विज्ञान का। अब हम लोग देखते हैं किसका आखिरी बचा है, हम लोग का संस्कृत का। तो हम लोग संस्कृत को बना लेते हैं, ये कंप्लीट हो जाएगा संस्कृत का, ठीक है। देखिए तो संस्कृत में जो ए नंबर है, आपको ए नंबर का जो आंसर लिखना है संस्कृत वाले पोर्शन में, वो लिखना है ऑप्शन ए, उपवने। उपवने ये आंसर होगा 1 नंबर का ए, ठीक है। इस प्रकार 2 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वाला। अब रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको इसी से पढ़ के बनाना है। तो हम टिक लगा दे रहे कहाँ से कहाँ तक होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको इसका आंसर जो लिखना है वो पूरा यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से करके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक। ये किसका रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख लेना है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। चलिए ठीक है, तो हम लोग का संस्कृत भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो हम लोग का टोटल जितना था वो टोटल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार टोटल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है असाइनमेंट। तो आप असेसमेंट को अच्छा से लिखिएगा, समझ और नोट्स जमा कर दीजिएगा, ठीक है।